हेलो एवरीवन। बच्चों, हम लोगों ने ट्रांजिस्टर स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में और हमने फिनिश किया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है। ठीक है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में से कौन सा बेटर है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो होल्स होते हैं। ठीक है। और होल्स और इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है। अब आज हम लोग सीखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, है ना। एक को हम लोग क्या कहते हैं, इमीटर बेस जंक्शन कहते हैं, और दूसरे को कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं। ठीक है। क्योंकि एक जो है एमीटर और बेस के बीच का जंक्शन है और दूसरा जो है वो कलेक्टर और बेस के बीच का जंक्शन है। एमीटर और बेस के बीच के जंक्शन को हम लोग एमीटर बेस जंक्शन ईबी जंक्शन बोलेंगे और कलेक्टर और बेस के बीच के जंक्शन को हम लोग सीबी जंक्शन बोला करते थे। ठीक है। अब जंक्शन यानी वहां पर बैरियर है। ठीक है। बैरियर पोटेंशियल के रूप में एक बैरियर है। आ रही बात समझ में? तो उसको क्या करना पड़ता है, आपको बायस करना पड़ता है, बायसिंग करनी पड़ती है। फॉर बायसिंग आपको एक एक्सटर्नल डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, एक एक्सटर्नली बैटरी जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग बायसिंग। अब आप जो जंक्शंस हैं ये दोनों, उनकी बायसिंग किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, उससे ये तय होता है कि ट्रांजिस्टर किस मोड में ऑपरेट करेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? दोनों जंक्शन का बायसिंग आप किस तरीके से करते हैं, इससे तय होता है कि मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या होगा किसी भी ट्रांजिस्टर का। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो देखो बेटा, बेसिकली है ना, चार प्रकार के मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं ट्रांजिस्टर के। ठीक है। पहला कहलाता है बेटा एक्टिव मोड, दूसरा कहलाता है कट ऑफ मोड, तीसरा कहलाता है सैचुरेशन मोड, और फोर्थ कहलाता है रिवर्स मोड। रिवर्स मोड क्योंकि ये एक्टिव का उल्टा होता है, इसलिए इसको रिवर्स मोड कहते हैं। हर एक मोड में हम क्या करते हैं बेटा, बायसिंग करते हैं। और एमिटर बेस जंक्शन को कैसे बायस करते हो और कलेक्टर बेस जंक्शन को कैसे बायस करते हो। ठीक है। तो एक्टिव मोड में एमिटर बेस मोड ईबी जंक्शन को रखते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है। एफबी मतलब फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रखते हैं रिवर्स बायस। ठीक है। कट ऑफ मोड में दोनों के दोनों जो हैं वो रिवर्स बायस्ड होते हैं। ठीक है। बोथ आर रिवर्स बायस्ड। आ रही बात समझ में? क्लियर है? सैचुरेशन मोड में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को फॉरवर्ड बायस रखते हैं। ठीक है। दोनों को फॉरवर्ड बायस रखते हैं। और रिवर्स मोड में क्या करते हैं, इसका उल्टा कर दो। ठीक है। तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से चारों मोड में देखो किस प्रकार से कौन बायसिंग करोगे, ये आपको दिख रहा है। ठीक है। अब देखो बेटा, हर एक मोड का ना अपना यूज है।
मैंने जैसा कि याद करो, एनपीएन ट्रांजिस्टर एक्सप्लेन करते वक्त या पीएनपी ट्रांजिस्टर एक्सप्लेन करते वक्त आपसे क्या कहा कि मोस्टली जो है ना, मोस्टली ट्रांजिस्टर को जो हम एक्ट कराते हैं उसमें एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रहते हैं। देखो है ना, वह जो आपको समझाया गया है वो, उसमें हमने एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखा गया था। ठीक है, तो मोस्टली यही यूज होता है एक्टिव मोड, इसलिए हमने इसके ऊपर काम किया था। अब देखो बेटा, हर एक मोड का अपना एक काम है। ठीक है, तो एक्टिव मोड में जब हम काम कराते हैं तो ये एम्पलीफायर के रूप में काम करता है, एम्पलीफायर। ठीक है, एक्टिव मोड में। और मोस्टली जो है हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में काम कराने के लिए ही बना है। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा यूज होता है। फिर ये जब कट ऑफ मोड में रहता है और सेचुरेशन मोड में रहता है, कट ऑफ सेचुरेशन, ये दो मोड में काम करेंगे तो ये स्विच की तरह काम करता है। जब कट ऑफ होता है तो ऑफ स्विच की तरह काम करता है, और जब सेचुरेशन मोड में रहेगा तो ये ऑन स्विच की तरह काम करता है। तो जब आपको स्विच की तरह काम कराना हो तो आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। रिवर्स पोर्ट का कुछ खास यूज नहीं होता है। आगे बात समझ में, एम्पलीफायर और स्विच ये जनरली जो है इसका है ना इंपॉर्टेंट यूज है, किसका, ट्रांजिस्टर का। आगे चल करके हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर के यूजेस क्या क्या है, ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर के 3 एप्लीकेशन है, एम्पलीफायर के रूप में, स्विच के रूप में और ऑसिलेटर के रूप में। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो चलो, मोड ऑफ ऑपरेशन आपको समझ में आ गया। चलो, अब आप देखो कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, ट्रांजिस्टर हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस है। अगर हमें इसको इनपुट देना है तो कम से कम 2 टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी। आउटपुट लेना है तो भी हमें क्या होगा बेटा, 2 टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से फॉर गिविंग द इनपुट एंड फॉर टेकिंग द आउटपुट आपको कम से कम 4 जो टर्मिनल है वो चाहिए, लेकिन इसके पास 3 ही है। ठीक है, तो कैसे काम करें? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसके किसी एक टर्मिनल को कॉमन कर दिया जाता है, किसी एक टर्मिनल को कॉमन कर दिया जाता है, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। समझ रहे हो? तो इससे क्या होता है ना, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आप तैयार कर सकते हो ट्रांजिस्टर के। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो बेसिकली बेटा 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ट्रांजिस्टर के, 3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक कहलाता है बेटा कॉमन बेस। ठीक है, शॉर्टकट में इसको सीबी कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। ठीक है, सीबी कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि 3 टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल को क्या बनाया जाता है, कॉमन बनाया जाता है। तो यहां देखो कॉमन कौन है, बेस। तो बेस को हम लोग क्या करते हैं, इनपुट में भी और आउटपुट में भी कॉमन कर देते हैं। कैसे? तो ऐसे कॉमन बेस
ठीक है। तो देखो आपको पता है बेटा, मैंने आपको सिंबल सिखाया था, है ना, ये क्या है, एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो बेटा मैं अभी जो है ना ज़्यादातर एनपीएन पर ही काम करूँगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि मोस्टली हम किसको यूज़ करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। क्यों ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं? क्योंकि इसकी मोबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है, मोबिलिटी अच्छी होगी तो कंडक्टिविटी अच्छी होगी। तो ट्रांजिस्टर डिवाइसेस के रूप में हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो एनपीएन की ही बात करूँगा। तो एनपीएन का सिंबल याद करो बेटा, मैंने क्या बोला था, एमीटर के पास जाना और P से N रखना, है ना। तो P से N की ओर, तो ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन। आगे बात समझ में बेटे, तो आपको पता है यहाँ से क्या होता है, निकलता है, क्या निकलता है, IE निकलता है। इधर से निकला है तो बाकी इधर से क्या होगा, घुसेगा। IB इधर से और IC इधर से घुसेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेटा, बेस मोड, बेस है ना, दिस इज बेस, है ना, दिस इज बेस। तो हम लोग इस बेस को क्या करते हैं, कॉमन बना लेते हैं, बेस को कॉमन बना लेते हैं। आगे बात समझ में, इसको ग्राउंडेड कर देते हैं। तो इमीटर और बेस से क्या दे देते हैं बेटा, इनपुट, और कलेक्टर और बेस से क्या ले लेते हैं, आउटपुट। आगे बात समझ में, इधर से हम लोग इनपुट देते हैं, इधर से आउटपुट ले लेते हैं। तो आप देखो कि बेस वाला जो टर्मिनल है वो एमीटर सर्किट में भी है और आउटपुट सर्किट में भी है। ठीक है, इनपुट सर्किट में भी बेस है, आउटपुट सर्किट में भी बेस है। मतलब एमीटर और बेस के बीच आप क्या दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, और कलेक्टर और बेस के बीच से आप क्या ले रहे हो, आउटपुट ले रहे हो। दिस इज कॉल्ड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छे से समझ में आया बच्चे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बच्चे? अब देखो यहाँ पर इस सिचुएशन में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, है ना, ये वाला जो सर्किट है वो इनपुट सर्किट है। तो इधर का जो करंट हुआ वो क्या हुआ बेटा, इनपुट करंट हुआ, और इधर का जो करंट हुआ वो क्या हुआ, आउटपुट करंट हुआ। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि आपको क्या करना है, इसको बायसिंग करनी है ना बेटे, आपको क्या करना है, बायसिंग करनी है। तो एमीटर बेस जंक्शन को क्या जनरली हम लोग किस में बात करते हैं, एक्टिव मोड में बात करते हैं, यानी एम्पलीफायर मोड में बात करते हैं। तो एमीटर बेस जंक्शन को क्या रखना होता है आपको, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो देखो एमीटर क्या है बेटा, एन टाइप है, तो फॉरवर्ड करने के लिए उसको एन को एन से यानी नेगेटिव रखना पड़ेगा और इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो ये देखो हो गया। अब इसमें देखो क्या है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलूंगा, देखो एमीटर टर्मिनल को बायस करने के लिए किया हूं तो VEE। सिमिलरली इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कलेक्टर बेस टर्मिनल को क्या करना है, CB को क्या करना है बेटा, रिवर्स बायस करना है। तो रिवर्स करने के लिए C क्या है, N है, N को क्या करना पड़ेगा, उल्टा, यानी P से जोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या बोलूंगा, कलेक्टर, तो VCC। ठीक है, ये हो गया इसका बायसिंग वोल्टेज। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पर ये एमीटर और ये बेस, ठीक है, इनके बीच में एक एमीटर और बेस जंक्शन के बीच में एक वोल्टेज होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, VEB जंक्शन। आ रही बात समझ में, VEB जंक्शन। और कलेक्टर और बेस के जंक्शन के बीच में एक वोल्टेज होगा, VCB इसको बोलते हैं। ठीक है, VCB कहते हैं। तो ये हो गया बेटा आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। आ रही बात समझ में? तो एग्जैक्टली ये वाला जो सर्किट है वो क्या है आपका, इनपुट सर्किट है, इनपुट सर्किट। ठीक है, और ये वाला सर्किट क्या है, आउटपुट सर्किट। आगे बात समझ में, ये वाला सर्किट क्या है, आउटपुट सर्किट है। अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? इसको थोड़ा और अगर अच्छे से बनाना चाहते हो, इसमें और इंफॉर्मेशन हम भरना चाहें इसके अलावा, तो और क्या कर सकते हैं बेटा, जैसा कि आपने देखा था कि डायोड है ना, ये भी क्या है बेटा, दो जंक्शन, दो
पीएन जंक्शन का को मिला करके बनाया गया ट्रांजिस्टर को, है ना, दो पीएन जंक्शन को मिला करके बनाया गया ट्रांजिस्टर को, है ना। तो जंक्शन में क्या होता था, है, जब हम फॉरवर्ड बायस करते थे तो उसका जो रेजिस्टेंस है ना, क्या मानते थे, नेग्लिजिबल मानते थे, या फिर प्रैक्टिकली कुछ हो भी सकता है। और जब उसको रिवर्स बायस करते थे तो हम क्या मानते थे, उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गई है ना, होता था ऐसा। तो वैसे ही तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, दो जंक्शन है हमारे पास, दो जंक्शन को ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, बाइसिंग कर रहे हैं, तो उनका कुछ तो रेजिस्टेंस भी होगा, है ना, प्रैक्टिकली। तो इसको आप और चाहें तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है, एन पी एन एमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है, तो पी से एन ऐसा हो गया। इस वाले रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं इनपुट रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। तो आर इनपुट नाम दे दिया, ठीक है, या आर बी नाम दे दिया, ठीक है, आर बी बेस का रेजिस्टेंस ऐसा। और इसको बाइसिंग करने के लिए एन को किससे जोड़ना पड़ेगा, प्लस सॉरी एन से, एन को नेगेटिव से, और इसको चल, तो ये बायस्ड हो गया भाई, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर क्या हो जाएगा, इधर भी एक ये ले लेते हैं, इसको हम कह देते हैं आरसी। इसको भी बायस करना, ये एन है और रिवर्स करना है तो प्लस से जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस से जोड़ दिया आपने, और ये रेफरेंस रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, VCC, और इसको क्या कहेंगे, VEE। आगे बात समझ में बेटा। तो इधर से क्या होगा आपका, IE निकलेगा, और इधर से क्या होगा, IB एंटर करेगा, और इधर से IC एंटर, IC IB एंटर किया और IE क्या हुआ, निकला। तो ये सिचुएशन बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इधर से इनपुट देते हैं V इनपुट, और इधर से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, ठीक है, V आउटपुट। आगे कहानी समझ में, ठीक है। और डायरेक्टली, है ना, एमीटर से बेस के बीच का जो वोल्टेज होगा, हमने उसको क्या बोला बेटा, डायरेक्टली एमीटर से बेस के बीच का जो वोल्टेज होगा हम उसको कहेंगे VEB, और डायरेक्टली C से B के बीच का जो वोल्टेज होगा हम उसको क्या बोलेंगे, VCB। तो यही आपके लिए, ये देखो, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज क्या है, पैरेलल है, मतलब ये ब्रांच और ये ब्रांच क्या है, पैरेलल है। तो इनपुट ये हुआ, है ना, और आउटपुट ये हुआ, क्लियर है। तो ये रहा कहानी आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको जब भी बोलूं कि बेटा इनपुट के बारे में बताओ, तो इनपुट के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा बेटा, इधर है आपके पास इनपुट सर्किट, ठीक है, और आउटपुट किधर है, ये है आपका आउटपुट सर्किट। ओके। तो बेटा आपसे अगर पूछा जाए कि आउटपुट करंट कौन सा है, ठीक है, आउटपुट करंट, तो बताओ आउटपुट सर्किट ये वाला कौन सा करंट बह रहा है यहाँ पर, IC। तो इस केस में आपके पास आउटपुट करंट कौन है, IC है। आपको पूछा जाए इनपुट करंट कौन है, तो इनपुट सर्किट में जाओ और देखो कौन सा करंट है बेटा, IE। तो यहाँ पर इनपुट करंट जो है, इनपुट करंट वो है IE। आगे बात समझ में, ओके। आपसे बोला जाए आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या है बेटा, ये VCB। इनपुट वोल्टेज कौन सा है, इनपुट वोल्टेज, ठीक है, कौन सा बेटा, ये वाला VEB। तो ये देखो आपको आउटपुट क्वांटिटीज और इनपुट क्वांटिटीज यहां पर मिल गई, अच्छे से समझा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हर एक कॉन्फ़िगरेशन में, है ना, हर एक कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का आपको गेन मिलता है, ट्रांजिस्टर गेन, ठीक है।
क्या होता है ट्रांजिस्टर गेन उसको समझें। अच्छा, सबसे पहले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो क्लियर हो गया। तो आप बोलोगे कि व्हाट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो आप बोलोगे कि जिसमें बेस टर्मिनल क्या होता है, कॉमन होता है इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट में, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में देखो जनरली होते तो 3 हैं, लेकिन यूज 2 ही होते हैं, 2 को ही अपने को पढ़ना है, तीसरा नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो कॉमन बेस होता है यूज, लेकिन ये भी उतना नहीं होता है, बट अपने को पढ़ना है इसके लिए। तो इसमें अपने को क्या होता है बेटा, गेन्स देखने होते हैं, गेन्स किसी भी मोड में, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये देखना होता है गेन, गेन। ठीक है। अब ये गेन क्या होता है इसको समझते हैं। इनपुट आउटपुट पहचानना आ गया आपको, अच्छी बात है। ठीक है बेटा, गेन्स इन ट्रांजिस्टर। सबसे पहले ये समझो कि गेन होता क्या है। गेन का मतलब सिंपल सी बात है, आउटपुट अपॉन इनपुट, एक तरह से कह सकते हो एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी भी यही होता है बेटा, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो गेन का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट ऑफ similar quantity is called gain of that quantity in transistor। ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने क्या निकाला है, बोला है रेशियो लेना है आउटपुट और इनपुट का सेम क्वांटिटी का। सेम क्वांटिटी मतलब वोल्टेज तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, करंट तो आउटपुट करंट इनपुट करंट, पावर तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, रेजिस्टेंस तो आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, है ना, समझ में आ रहा है। उसको हम लोग कहते हैं गेन्स। तो कॉमनली गेन क्या हुआ बेटा, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब अगर आप इसको करंट के लिए लिखोगे तो वो करंट गेन हो जाएगा, वोल्टेज के लिए करोगे तो वोल्टेज गेन हो जाएगा, रेजिस्टेंस के लिए करेंगे तो रेजिस्टेंस गेन हो जाएगा, पावर के लिए करेंगे तो पावर गेन हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर में गेन्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला जो ये करते हैं वो है करंट गेन। करंट गेन। ठीक है। तो व्हाट इज करंट गेन, इसको कहते हैं हम लोग कि द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट। ठीक है, रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, और शर्त है बेटा कि आउटपुट वोल्टेज उस समय क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इज कॉल्ड करंट गेन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग करंट गेन। आगे बात समझ में आपको, करंट गेन क्या होता है। अब अगर हम ये समझना चाहें कि इस मोड में, है ना, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन कितना होगा, ठीक है, तो बात कर सकते हैं हम लोग करंट गेन इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन। करंट गेन इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, करंट गेन इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन। तो करंट गेन इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बेटा, उसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैसे डिनोट किया जाता है, अल्फा से। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जैसा कि देख रहे हो आप
क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट कितना है बेटा, कौन सा है यहाँ पर, IC, और इनपुट कौन सा है यहाँ पर, IE। ठीक है, तो IC अपॉन IE ये हो गया क्या आपका करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जब आप पूरा IC अपॉन IE करोगे तो ये जो अल्फा है वो कहलाता है अल्फा DC। आ रही बात समझ में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा DC। अगर आपको अल्फा AC चाहिए तो आपको क्या लेना होता है, डेल IC बाय डेल IE, दैट इज चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। और इस समय आउटपुट वोल्टेज कौन सा है बेटा, VCB। तो VCB को क्या रखना है, कांस्टेंट, है ना, VCB क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। आगे कहानी समझ में आपको। तो करंट गेन इन CB कॉन्फ़िगरेशन इज IC बाय IE या अल्फा मतलब AC। नॉर्मली अगर आपको लिखा हुआ है कि करंट गेन, जनरली यही यूज होता है, इसका ज्यादा इसका यूज होता नहीं है, ठीक है, यही यूज होता है। तो डेल IC बाय डेल IE, क्लियर है। इसको अपन अल्फा AC, यानी इसको डायनामिक, AC यहाँ पर AC मतलब डायनामिक और DC मतलब स्टैटिक, ठीक है, ये भी आप सोच सकते हो। तो IC अपॉन IE या डेल IC बाय डेल IE, दिस इज करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अंडरस्टूड, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, वेरी गुड। अब देखो दूसरा चीज क्या हो सकता है बेटा, पावर गेन, सॉरी वोल्टेज गेन। सेकेंड इज वोल्टेज गेन, ठीक है। वोल्टेज गेन को हम लोग AV से शो कर सकते हैं, A सबस्क्रिप्ट B से शो कर सकते हैं। अगेन बेटा अब आपके दिमाग में बैठ चुका है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा बेटा, रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज गेन, ठीक है बेटा, AV। तो इस कंडीशन में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा, फॉर CB कॉन्फ़िगरेशन AV इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, है ना, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा बेटा, आउटपुट करंट इनटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। तो आउटपुट करंट क्या है आपके पास, है ना, IC, है ना, डेल IC इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस मान लो क्या हो, RO आउटपुट बोल दे। जनरली यहाँ पर आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस के रूप में कौन है, RC है, ठीक है। और V इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा बेटा, इनपुट करंट कौन है, डेल IE इनटू इनपुट रेजिस्टेंस में क्या मान लो, Rin, आप RB को मान सकते हो यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो ऐसा हो जा रहा है आपका क्या, वोल्टेज गेन। तो देयरफॉर AV इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल IC बाय डेल IE इनटू RO बाय Rin, ठीक है। अभी आपने पढ़ा डेल IC बाय डेल IE क्या चीज है, करंट गेन इन कॉमन बेस मोड है, ठीक है, करंट गेन इन कॉमन बेस मोड है, यानी अल्फा, है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्फा इंटू RO बाय Rin, ठीक है, दिस इज AV, क्लियर है। इसको क्या कहते हैं, Rin, ओके, सॉरी AV, अल्फा इंटू RO बाय Rin। अच्छा, ये भी तो देखो क्या है, ये भी क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस का रेशियो। तो ये भी एक प्रकार की क्वांटिटी का आउटपुट और इनपुट का रेशियो है, तो इसको भी हम गेन कह सकते हैं। तो ये कौन सा गेन है बेटा, रेजिस्टेंस गेन है। तो AV जो है वो क्या हुआ, वोल्टेज गेन बराबर क्या हुआ, AV इक्वल्स टू अल्फा इंटू रेजिस्टेंस गेन,
रेजिस्टेंस गेन, ठीक है, दिस इज वोल्टेज गेन। तो चलो ये वोल्टेज गेन हो गया। पावर गेन देख सकते हैं आप, तीसरा रेजिस्टेंस गेन की भी बात कर ही लेता हूं मैं, रेजिस्टेंस गेन, ठीक है, ए आर कह सकते हैं हम इसको। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रेशियो ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, आर ओ बाय आर इन, है ना। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस गेन। सिंपली पावर गेन क्या हो जाएगा बेटा, पावर गेन हो जाएगा रेशियो ऑफ, अब मैं सीधा सीधा करूं, आप लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ही लोगे, तो आउटपुट पावर पी आउटपुट बाय पी इनपुट, ठीक है, ऐसा हो जाएगा क्या आपका पावर गेन। अब बेटे सीबी मोड में, इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आउटपुट, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर होता है पावर, आई स्क्वायर आर, तो आई कौन सा आउटपुट का क्या है सी, तो डेल आई सी का स्क्वायर इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ, सिमिलरली डेल आई ई इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट करंट है का स्क्वायर इनटू आर इन, ऐसा हो जाएगा आपका आउटपुट और इनपुट पावर का रेशियो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल आई सी बाय डेल आई ई का स्क्वायर इंटू आर ओ बाय आर एन, ठीक है। अब आप बताओ बेटा, डेल आई सी बाई डेल आई ई है ना का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। तो दिस इज अल्फा का स्क्वायर इंटू आर नॉट बाय आर इन, या फिर अल्फा का स्क्वायर इंटू दिस इज व्हाट रेजिस्टेंस गेन ए आर, तो अल्फा का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, ठीक है, अल्फा स्क्वायर पावर गेन एपी लिख सकते हैं, ठीक है, अल्फा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, ठीक है बच्चे। तो देखो आपने सारे प्रकार के रेजिस्टेंस सारे प्रकार के गेन्स जो हैं वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में देखा। अदर कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ हम निकालना सीखेंगे, टर्म्स क्या है वो आप समझ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। दिस वाज ऑल अबाउट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब आगे बढ़ेंगे और सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे जो है, ठीक है, सेकेंड टाइप कॉन्फ़िगरेशन जिसको कहते हैं हम लोग कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, विच इज मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही होता है। चलो सेकेंड इज कॉमन एमिटर, सीई ट्रांजिस्टर, ठीक है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। लेट्स से क्या होता है ये, तो आपको नाम से तो क्लियर हो गया बेटा, इसमें क्या होगा, एमिटर टर्मिनल जो है वो कॉमन रहेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। तो देखो ये क्या है बेटा, एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, ठीक है, एमिटर बेस और कलेक्टर। और टाइप कौन सा है, एनपीएन, एनपीएन। सिंबल कैसे बनाओगे, मैंने बोला था एमिटर के पास जाओ और पी से एन की तरफ एरो बनाओ,
तो P से N की तरफ आपने एरो बना दिया। तो ये हो गया बेटा NPN, है ना, ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पर देखो हमने एमीटर को क्या किया, रेफरेंस ले लिया। तो हम क्या करेंगे, एमीटर और बेस से, है ना, एमीटर और बेस से अपन क्या देंगे, इनपुट देंगे। और हाँ, बेस और एमीटर से इनपुट देंगे और कलेक्टर और एमीटर से क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। ठीक है, कलेक्टर और एमीटर से आउटपुट लेंगे। तो ये हो गया आपका कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। सो व्हाट इज कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर? व्हेन एमीटर टर्मिनल इज कॉमन टू बोथ द इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, दिस इज कॉल्ड कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के। अब इसको अगर आप डिटेल में बनाना चाहो तो ठीक है, इसको अपन बेस करंट कह सकते हैं। ओके, इसको अपन क्या कह सकते हैं, बेस करंट कह सकते हैं। और इसको बायसिंग करनी है बेटा, P है तो P को प्लस से जोड़ोगे और ये तो है ये, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। इस ये बायसिंग के काम लाए हो और बेस को बायस कर रहे हो तो VBB। सिमिलरली इस तरफ आ जाओ, इसको मैं RC बोल दूंगा और आप इसको क्या करना चाहते हो, रिवर्स बायस। CB जंक्शन को क्या करते हो, रिवर्स बायस करते हो। तो ये N है बेटा, N है तो क्या हो जाएगा, उल्टा करना पड़ेगा, यानी P से जोड़ना पड़ेगा। दिस इज, है ना, तो इसको हम लोग कह देते हैं बेटा VCC, ये VBB और ये VCC। फिर आप देखोगे कि क्या होगा, जो ये बेस है और ये एमीटर है उसके बीच में एक डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VBE। सिमिलरली इस तरफ कलेक्टर और एमीटर के बीच में एक डायरेक्ट आएगा, उसको हम VCE कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देंगे बेटा, इनपुट, V इनपुट, और यहाँ से हम क्या लेंगे, आउटपुट। ठीक है, V आउटपुट। क्लियर है? प्लस यहाँ से देखो करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है। कौन सा करंट बेटा, IE, दिस इज करंट IE। ठीक है बेटे, IE यहाँ आएगा और बढ़ जाएगा। इधर क्या जाएगा बेटा, IB, और इधर क्या जाएगा, IC। तो IB ऐसा चलता हुआ यहाँ से एंटर करेगा और IC यहाँ से चलता हुआ यहाँ से एंटर करेगा, IC। ठीक है, तो IB और IC एंटर किया और यहाँ से निकला, तो IB प्लस IC इक्वल्स टू IE हमने देखा था। ठीक है, तो दिस इज द कनेक्शन ऑफ, है ना, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द कनेक्शन ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अंडरस्टूड? ओके, तो बेटा अब यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, सारे गेन्स के बारे में बात कर सकते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो जो जो गेन थे उसको देख लेते हैं। तो पहला क्या था बेटा, करंट गेन। करंट गेन तो डेफिनेशन अब नहीं लिखाऊंगा, हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर जो करंट गेन होता है उसको हम लोग बीटा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो करंट गेन होता है हम लोग इसको बीटा कहते हैं। अंडरस्टूड? तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अब आप मुझे यहाँ पर आउटपुट करंट बता सकते हो। तो ये है आपका आउटपुट करंट और ये है आपका इनपुट करंट। ठीक है बेटे, तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IC आउटपुट करंट अपॉन IB इनपुट करंट। शर्त क्या है, इस समय आउटपुट वोल्टेज जो है VCE वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, VCE क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये वाला जो बीटा है वो क्या कहलाएगा, बीटा DC कहलाएगा। और बीटा AC चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट करंट। ठीक है, तो दिस इज करंट गेन इन, ठीक है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो वहां पर अल्फा था, यहाँ पर बीटा है। वहां पर अल्फा क्या था, डेल IC बाय डेल IE, और यहाँ पर बीटा क्या है, डेल IC बाय डेल IB। करंट गेन समझ में आ गया आपको। सिमिलरली आप वोल्टेज गेन कर सकते हो, वोल्टेज गेन, ठीक है, AV। तो वहां जैसा हुआ था क्या बेटा, अल्फा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन हुआ था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली पावर गेन,
पावर गेन क्या हो जाएगा बेटा, वहां पर क्या हो, सॉरी ये बीटा ना, बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन, यहाँ पर क्या हुआ था, अल्फा स्क्वायर हुआ था, तो यहाँ बीटा स्क्वायर रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन यहां पर देख सकते हो। समझ गए बात को? ठीक है। अब तो बेसिकली यही समझ में आता है कि ये इंपॉर्टेंट है ना, ये निकला तो ये तो है ना, सेम ही है। क्लियर? तो आपको जो है बीटा यानी करंट गेन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उससे बाकी की चीजें तो ऑटोमेटिक निकल ही आएंगी। तो वहां पर जो करंट गेन था जिसको हमने अल्फा से डिनोट किया, और यहाँ जो करंट गेन है जिसको हम बीटा से डिनोट कर रहे हैं, इनके बीच में क्या कोई रिलेशन होता है? ठीक है, ये आपके थ्योरी एग्जाम में भी अक्सर आता है और अपने कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको थ्योरी में आपको प्रूफ करने के लिए आएगा, और यहाँ पर आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो ये जो चैप्टर है इसमें बहुत कम न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनमें से एक पोर्शन ये है जहां से न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो आपको चूंकि पता है बेटा, है ना, पहले से पता है कि आई ई बराबर क्या होता है, आई बी प्लस आई सी होता है ना। किसी भी ट्रांजिस्टर में, कोई भी टाइप का ट्रांजिस्टर हो, हमेशा ये चीज फॉलो होता है, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ठीक है, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, अंडरस्टूड? तो अगर मैं इसको डेल आई ई डेल आई बी प्लस डेल आई सी, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये इस रूप में आएगा, डेल आई ई प्लस डेल आई बी प्लस डेल आई सी। ओके, अब अगर मैं इसको डेल आई बी से, ठीक है, डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, डेल आई ई बाय डेल आई बी। ओके, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, डेल आई बी बाय डेल आई बी प्लस इधर क्या हो जाएगा, डेल आई सी बाय डेल आई बी। तो ये वाला टर्म तो चला गया भाई, ये वाला टर्म 1 हो गया, है ना। तो बचा क्या, डेल आई ई बाय डेल आई बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल आई सी बाय डेल आई बी। तो ये देखो, तो डेल आई सी बाय डेल आई बी क्या है, अभी अभी आपने देखा डेल आई सी बाय डेल आई बी, यहां का आउटपुट और इनपुट का रेशियो है, सो दिस इज बीटा। और ये क्या है, डेल आई ई बाय डेल आई बी, नहीं गड़बड़ हुआ ना, वहां का क्या था, आई सी अपॉन आई ई था ना, आई सी अपॉन आई ई। इसको अपने को डेल आई सी से डिवाइड करना, दोनों साइड जो है डेल आई सी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल आई सी, तो रह जाएगा डेल आई ई बाय डेल आई सी इक्वल टू डेल आई बी बाय डेल आई सी प्लस डेल आई सी बाय डेल आई सी। ठीक, तो डेल आई ई बाय डेल आई सी, डेल आई सी बाय, तो ये देखो रिवर्स है किसका, अल्फा, 1 बाय अल्फा हो गया, समझा क्या, क्योंकि डेल आई सी बाय डेल आई ई क्या होता था, अल्फा होता था, तो ये रिवर्स है उसका। और डेल आई बी बाय डेल आई सी, है ना, डेल आई बी बाय डेल आई सी, ये किसका वो दिख रहा है, बीटा का, 1 बाय बीटा, और ये क्या हो गया बेटा 1।
तो 1/α इक्वल टू 1/β प्लस 1 इस तरीके से आ जा रहा है। ओके, तो इसको मैं इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा बच्चे, 1/α माइनस 1 इक्वल्स टू 1/β। तो ये देखो 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा इज 1/β। देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। दैट मीन्स कि इनमें से कोई एक चीज पता हो आपको तो सेकेंड ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अल्फा पता हो तो आपको बीटा पता चल जाएगा, बीटा पता है तो आप अल्फा पता कर लोगे। यानी अगर मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है और वो अभी मान लो कॉमन एमिटर मोड में है, उसका मुझे बीटा पता है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि अगर उसको मैं कॉमन बेस में काम कराऊंगा तो उसका अल्फा क्या होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन होता है। अब यहां से आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो बेटा कि बीटा जो है बीटा इससे बड़ा होगा, अल्फा से होगा कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ क्या है 1 माइनस अल्फा है। तो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। बीटा ग्रेटर देन अल्फा होता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा होता है। अब चूंकि करंट गेन ज्यादा हुआ तो बाकी सब भी तो करंट गेन पे ही डिपेंड कर रहा था, पावर गेन, रेजिस्टेंस गेन, वोल्टेज गेन सब इसी पे डिपेंड कर रहा था। दैट मीन्स कि हर प्रकार का गेन कॉमन एमिटर में जो मिलेगा वो कॉमन बेस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब आप सोचो है ना, अब आप सोचो कि कॉमन बेस और कॉमन एमिटर में हम किसको यूज करना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली कॉमन एमिटर को ज्यादा यूज करना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको गेन्स जो हैं वो ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, गेन्स ज्यादा मिलते हैं। ओके, तो नोट करके मैं लिखा देता हूं आपको। Since current gain beta in CE configuration is large than current gain alpha in CB, so CE configuration is preferred over CB configuration, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि CB और CE में क्या यूज करें तो आप बोलोगे बेटा CE यूज करें। NPN PNP में क्या यूज करें तो NPN यूज करें। समझ में आ रहा है, NPN PNP में कौन बेस्ट, NPN बेस्ट। क्यों, क्योंकि उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। हाँ, CB और CE में क्या यूज करें तो CE यूज करें। क्यों, क्योंकि इसका गेन्स ज्यादा होता है। तो सबसे अच्छा ट्रांजिस्टर कौन सा हुआ बेटा, सबसे अच्छा ट्रांजिस्टर कौन सा हुआ, NPN कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। देखो NPN हो PNP हो, उसके दोनों के तीन मोड होंगे, तीन कॉन्फ़िगरेशन होंगे, लेकिन उसमें बेटर कौन है, NPN वाला। फिर कॉन्फ़िगरेशन में कौन बेस्ट है, कॉमन एमिटर। तो इसलिए NPN कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर इज द बेस्ट ट्रांजिस्टर, है ना। किस पर्पस के लिए, एम्पलीफायर पर्पस के लिए। क्यों, क्योंकि एम्पलीफायर ही मेनली हमारा मेन जो पर्पस है इसको बनाने का, ट्रांजिस्टर को बनाने का जो मेन पर्पस था वो एम्पलीफिकेशन था, एम्पलीफायर था, ठीक है। एम्पलीफायर क्या करता है बेटा, है ना, लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एम्पलीफायर लगाने पर लो सिग्नल हाई सिग्नल में बदल जाता है, क्लियर है। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा यूज करते हैं। तो अब आप बोलोगे कि सर अभी से कैसे डिसाइड कर लिया, आपने तो तीसरा बताया ही नहीं, है ना। तीसरा जो है वो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, थर्ड इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन।
बट कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का सिर्फ इंट्रो देता हूं, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग इसका इंट्रो लेंगे, हमारे में सिर्फ सीबीबी बहुत थोड़ा सा है, सीबीबी बहुत थोड़ा है, मेन जो है अपना है वो है कॉमन एमीटर, ठीक है, मेनली अपना कॉमन एमीटर ही है। तीसरा हो गया कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इसको सीसी कह सकते हैं, सीसी कॉन्फ़िगरेशन। इसको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं अपने को। तो कॉमन कलेक्टर आप नाम से ही समझ चुके हैं कि इसमें कौन कॉमन रहेगा बेटा, कलेक्टर कॉमन रहेगा, ठीक है। दिस इज कलेक्टर, दिस इज एमीटर एंड दिस इज बेस। तो बेस और कलेक्टर के बीच में आप क्या करोगे, इनपुट दोगे, और कलेक्टर और एमीटर के बीच में आप क्या लोगे, आउटपुट लोगे, ठीक है, एन पी एन। बस आपको इतना ही जानना सफिशिएंट है कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिसमें कलेक्टर जो है वो इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों के बीच में कॉमन रहेगा। दिस इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके बारे में और कुछ जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। तो इस तरीके से हमने तीनों प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया, ठीक है। तो भाई मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के, एनपीएन और पीएनपी, ठीक है। दोनों में कौन बेस्ट, एनपीएन बेस्ट। अब कोई भी ट्रांजिस्टर हो, है ना, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, वो चार मोड में काम करेंगे, एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड, सैचुरेशन मोड और रिवर्स मोड, कोई भी हो। इसमें से मोस्टली क्या यूज होता है, एक्टिव मोड यूज होता है, ठीक है। फिर कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसको तीन तरीके से जोड़ सकते हैं, तीन तरीके से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कौन कौन सा, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। उसमें कौन सा सबसे बेस्ट, तो कॉमन एमीटर। क्यों, क्योंकि इसका गेन जो है सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा गेन किसका होता है, कॉमन एमीटर का होता है। तो हम लोग अगर ओवरऑल देखें सारे पर्सपेक्टिव पर सबसे अच्छा ट्रांजिस्टर कौन, तो एनपीएन पीएनपी में एनपीएन और कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन एमीटर, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, एनपीएन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, ठीक है, अंडरस्टूड। तो एनपीएन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर इज द बेस्ट ट्रांजिस्टर फॉर एम्पलीफिकेशन या एम्पलीफायर, ठीक है। आगे बात समझ में, तो चलो ये यहां तक की कहानी तो हमको समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ठीक है ट्रांजिस्टर, ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। अब चूंकि आपको पता है कि हम लोग मोस्टली, है ना, मोस्टली हम लोग किसका यूज करते हैं, कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करेंगे, एनपीएन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो उसी की बात करते हैं, एनपीएन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। तो अभी अभी मैंने आपको इसका ये दिखाया था, सर्किट कैसे कनेक्ट करेंगे। ये टर्मिनल क्या हो गया बेटा, एमीटर हो गया, ये टर्मिनल बेस हो गया, ठीक है। इसको आपको क्या करना, ये हो गया आपका कलेक्टर, दिस इज एन पी एन, एमीटर के पास आकर के एरो का साइन, यहाँ से हम लोग आउटपुट लेंगे और यहाँ से हम लोग इनपुट देंगे, ठीक है बेटा। तो देखो
इस रजिस्टर को या तो आप बेस रजिस्टर कह सकते हो या इनपुट रजिस्टर कह सकते हो। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बायसिंग करेंगे, पी को प्लस से, बायस्ड हो गया, इसको रिवर्स बायस करना है। तो बायसिंग के लिए आपको एन को पी से, तो ये इस तरीके से आपका कनेक्शन हो गया। इस रजिस्टर को हम आरसी कह सकते हैं। इस बायसिंग वोल्टेज को बी से जुड़ा है वीबीबी, और ये सी से जुड़ा है वीसीसी, ये बायसिंग वोल्टेज हो गया। और डायरेक्टली पी से एन के बीच में क्या होगा, बेस से एमीटर के बीच में वीबीई, और डायरेक्टली सी से ई के बीच में वीसीई। ठीक है, यहां से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। यहां से आप क्या देंगे, इनपुट देंगे, वी इन। आगे बात समझ सकते हो। दिस इज द कनेक्शन, ट्रांजिस्टर की कनेक्शन आपको दिख रही है। अब देखो, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दो प्रकार के दो सर्किट है, एक इनपुट सर्किट है और एक आउटपुट सर्किट है। ठीक है, दो सर्किट है, इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट। ओके, तो यहां से क्या होगा बेटा, करंट निकलेगा आई ई, ये क्या होगा, इधर चला जाएगा क्या, आई बी, यहां से एंटर कर जाएगा, और इधर से आई सी यहां से एंटर कर जाएगा। तो इधर से आया और मिल करके आई ई बन गया। दैट इज आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, है ना। तभी तो आई ई इक्वल्स टू क्या होगा, आई बी प्लस आई सी। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करना है, यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है बेटा, वी आई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब आपको आपके दिमाग में आएगा, सर यहाँ तो कई सारे वोल्टेज हैं, कई सारे करंट है, कौन से करंट कौन से वोल्टेज के बीच का ग्राफ हम लें, है ना, समस्या है। आ रही बात समझ में, बहुत सारे वोल्टेज दिख रहे हैं, बहुत सारे करंट दिख रहे हैं, तो कौन सा लेना है। तो देखो, तो इस हिसाब से, है ना, दो तो हमें क्लियरली दिख रहा है, एक इनपुट वोल्टेज, एक इनपुट करंट, और एक आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। ये दो चीजें हमें बहुत आसानी से दिख रही। ठीक है, इनपुट कौन सा वोल्टेज हुआ बेटा, दिस इज इनपुट वोल्टेज एंड दिस इज इनपुट करंट, दिस इज आउटपुट वोल्टेज एंड दिस इज आउटपुट करंट, है ना। ये और ये सेम है ना, वीसी, है ना, और ये सेम है। तो ये क्या हो गया, इनपुट, और ये आउटपुट। ठीक है, तो ये चीजें हमें क्लियरली दिख रही है कि इनपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट करंट क्या है और आउटपुट करंट क्या है। ये दो चीजें हमें अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दो ग्राफ तो बना ही सकते हैं, एक इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट के बीच में और एक आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से दो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक को कहते हैं बेटा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एक को कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, एक को कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। सो व्हाट इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, है इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ड्रॉ किया गया ग्राफ, वीआई ग्राफ को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। बट एक शर्त है इसमें कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाते वक्त, है ना, आपको जो आउटपुट वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, उसको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो हम इसको कहेंगे कि द ग्राफ drawn between input voltage and input current। ठीक है, the graph drawn between input voltage and input current, the graph drawn between input voltage and input current, ध्यान से सुनना। ठीक है, the graph drawn between input voltage and input current when output voltage remains constant, इसको कहते हैं हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करते हैं इसके लिए। ये किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। दिस इज द
है ना, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। इसके ऊपर थ्योरी एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे बेटा, यही कि ड्रॉ द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ इट। ठीक है बेटा, तो इनपुट करंट कौन है बेटा, तो इनपुट करंट IB है, तो हम इधर क्या ले लेंगे, IB ले लेंगे। और इनपुट वोल्टेज कौन है बेटा, VBE, तो हम इसको इस एक्सिस पर VBE ले लेंगे। तो देखो वोल्टेज और इसके बीच में ये मिल गया। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे बेटा, ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो इनपुट वोल्टेज है वो कौन सा है, इनपुट वोल्टेज आप किसके अक्रॉस लगाओगे, VBE किसके अक्रॉस लगाओगे, बेस और एमीटर के बीच में, यानी बेस और एमीटर बेस जंक्शन के अक्रॉस लगा रहे हो। किसके अक्रॉस लगा रहे हो, एमीटर बेस जंक्शन के अक्रॉस लगा रहे हो। ठीक है, तो एमीटर बेस जंक्शन को आपने क्या रखा है बेटा, फॉरवर्ड बायस रखा है ना, एमीटर बेस जंक्शन को आपने क्या रखा है, फॉरवर्ड बायस रखा है। तो ऑब्वियसली जैसा आपका फॉरवर्ड बायस ये है, तो अल्टीमेटली क्या बेटा, डायोड ही है, जंक्शन ही है, PN जंक्शन ही है। ठीक है, तो जैसा आप वहां पर फॉरवर्ड बायस में बनाया करते थे वैसा ही यहां पर भी बनेगा बेटा। ठीक है, वैसा ही यहां पर भी बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्या होगा, आपका ग्राफ बनेगा। लेकिन इस समय VCE को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो सपोज इस समय आपने VCE को क्या रखा है, 4 वोल्ट रखा है, तो आपको इस तरीके का ग्राफ आया। ठीक है, अगर आप VCE अगर आप VCE को चेंज कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो क्या होगा बेटा, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लो VCE 10 वोल्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता जाएगा। ठीक है, आगे कहानी समझ में। तो दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ NPN कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। NPN कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है ये। ठीक है, तो अलग अलग VCE के लिए हमें क्या होगा, अलग अलग कर्व्स मिलेंगे, लेकिन ऑल कर्व्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, सभी क्या है, सिमिलर है। तो मुझे बहुत सारे की जरूरत नहीं है, एक भी बन जाएगा तो काफी है ना बेटा, एक भी बन जाएगा तो काफी है। बहुत इंपॉर्टेंट NPN कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का क्या बनाना, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना, ये हमने कर लिया बेटा। अब इससे फायदा क्या होगा, है ना, इससे हमें क्या मिला, तो देखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से आपको इनपुट रेजिस्टेंस मिलता है। क्या मिलता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से आपको इनपुट रेजिस्टेंस मिलता है। ध्यान दें, कैसे मिलेगा भाई, इनपुट करंट से इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से इनपुट रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो देखो फ्रॉम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक we get, ठीक है, we get input resistance। कैसे, तो R in बराबर रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, वोल्टेज अपॉन करंट। तो डेल VBE यही आपका वोल्टेज है और डेल IB यही आपका करंट है। ठीक है, शर्त क्या है, इस समय VCE क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना, VCE कांस्टेंट, आउटपुट करंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये हो गया देखो आपका इनपुट रेजिस्टेंस डेल VBE बाय डेल IB, डेल VBE बाय डेल IB। तो देखो बेटा, अगर मैं ठीक है, तो ये क्या हुआ, डेल VBE हुआ, और ये क्या हुआ बेटा, डेल IB हुआ। तो आप क्या देख पा रहे हो, फॉर स्मॉल चेंज इन VBE डेल IB क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है बेटा, डेल IB क्या है, बहुत बड़ा है। तो डेल I ये बहुत छोटा और ये बहुत बड़ा, तो वैल्यू क्या मिलेगी, बहुत छोटी। तो इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है VI कैरेक्टरिस्टिक NPN कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का, वो क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी कम होता है। अंडरस्टूड,
दिख रहा है आपको, IB बहुत बड़ा है, VBE बहुत छोटा है, तो ये क्या होगा, बहुत कम होगा, तो इनपुट रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस या आर इन इज वेरी लो। इनपुट रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर का क्या होता है, बहुत कम होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलो तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा, दैट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, नाम से आपको समझ में आ गया होगा। इस बार अपने को काम कहाँ करना है, आउटपुट सर्किट में काम करना है, आउटपुट सर्किट के वोल्टेज और आउटपुट सर्किट के करंट के बीच में। ठीक है, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दी ग्राफ ड्रॉन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। ठीक है, इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक गिवन दैट, और इस समय आपको जो इनपुट करंट है वो कांस्टेंट रखना है। गिवन दैट इनपुट करंट इज कांस्टेंट, इनपुट करंट इज कांस्टेंट। ठीक है, इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हुए, तो यहां पर है ना, ग्राफ देखो किसके किसके बीच हो जाएगा, तो कौन है बेटा आउटपुट करेक्ट, सॉरी इनपुट बोल दिया मैंने, हाँ ठीक है, बिटवीन आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट। तो कौन है बेटा आउटपुट करंट, तो IC है आउटपुट करंट, और कौन है आउटपुट वोल्टेज, VCE है। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है, CB जंक्शन जो दूसरा जंक्शन है, उसको आपने क्या कर रखा है बेटा, रिवर्स बायस। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, रिवर्स बायस के जैसा बनना चाहिए, है ना। तो याद करो बेटा, रिवर्स जंक्शन रिवर्स बायस में ऐसा बनता था। ठीक है, रिवर्स बायस में कैसा बनता था, इस तरीके से बनता था। इसी को अगर आप दूसरे इसमें बनाओगे, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट में, तो ये कुछ इस तरीके से आना चाहिए, है ना, ऐसा। तो बेटा इस तरीके का आपको ग्राफ बनेगा, है ना। और हमने इस समय क्या बोला है, IB क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो IB अगर हमने कांस्टेंट रखा है, समझो IB बराबर 5 माइक्रो एम्पियर, तो आपको ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। फिर अगर हम कोई दूसरा IB रखते हैं तो फिर क्या होगा बेटा, दूसरा आपको ये मिलेगा, है ना। इस तरीके से अलग अलग, इसके लिए आपको ऐसा अलग अलग ग्राफ आपको मिलेगा, अलग अलग डिफरेंट IB के लिए। तो IB 5, IB 10, IB 15, IB 20, IB 25, है ना। तो ऐसे आपको ग्राफ्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देखते हो बेटा कि थोड़ा सा बढ़ता है और फिर सैचुरेट हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ता है और सैचुरेट हो जाता है। ओके, तो दिस इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, किसका, NPN कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का। अब सवाल उठता है कि इससे हमें क्या मिलता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से क्या मिलता है। तो आपको याद रखना है बेटा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से हमें आउटपुट रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से हमें आउटपुट रेजिस्टेंस मिलेगा। अंडरस्टूड, सी दिस, फ्रॉम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक we get output resistance, तो क्या हो जाएगा बेटा, RO देखो आपके पास, तो RO क्या होता है, सॉरी रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन गेन, तो सॉरी वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज यहाँ कौन है बेटा, VCE, तो ये हो जाएगा डेल VCE अपॉन करंट कौन है, डेल IC।
क्या बोला यहाँ पर, IB कांस्टेंट रहना चाहिए, इनपुट करंट कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये आपको क्या दे देगा, आउटपुट रेजिस्टेंस दे देगा। अब आप देखो बेटा, है ना, यहां से ठीक है, आप देखो बहुत बड़ा भी अगर आप डेल VCE ले लोगे तो भी आपका डेल IC देखो क्या आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है ना। तो डेल IC छोटा है और ये बहुत बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आपका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है यहां पर क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, ठीक है। आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। तो क्या समझा बेटा, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी लो होता है, और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। इसलिए ट्रांजिस्टर को याद करो, जो मैंने बोला था कि ये इसका नाम ट्रांजिस्टर क्यों है, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस करता है इनपुट सर्किट से, सॉरी लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस। इधर का रेजिस्टेंस क्या था, लो था, इधर का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है, वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो दो सर्किट है जिसमें एक में लो रेजिस्टेंस है, एक में हाई रेजिस्टेंस है, वो पावर को क्या करता है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस है ना, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रांजिस्टर कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके, इसमें क्या बोलते हैं, बोर्ड एग्जाम में एक बार बार आते हैं, है ना, ट्रांजिस्टर का, NPN कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए। अंडरस्टूड। अगर जल्दी जल्दी तो आता नहीं बेटा कॉमन बेस वाला, क्योंकि जनरली कॉमन एमिटर ही यूज होता है। अगर कॉमन बेस हुआ तो क्या, बस कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपके नाम बदल जाएंगे, क्योंकि उसमें इनपुट कौन था बेटा, IC, और सॉरी आउटपुट कौन था, IC, और इनपुट कौन था, IE था, ठीक है। तो सिर्फ आपके नाम चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये नाम चेंज हो जाएंगे, ये नाम चेंज हो जाएंगे। तो जरूरत पड़ी तो आप उसको खुद से भी कर सकते हो। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये रहा VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, ठीक है बच्चों, आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीजें देखेंगे। बाय बाय।